बजट में अब पहले जैसा रोमांच रहता नहीं है। खासतौर पर जब से जीएसटी आई और सामान्य व्यक्ति के जीवन से जुड़ी लगभग सभी अधिकांश वस्तुएं जीएसटी के दायरे में आ गई और उनकी कीमत बजट के जरिए तय नहीं होती। अब दूध की थैली पर कितना टैक्स लगेगा और दही के पैकेट पर कितना टैक्स लगेगा, बिस्कुट पर कितना, साबुन पर कितना, अब ये विषय बजट का नहीं रहा, जीएसटी काउंसिल का हो गया। तो इसलिए उसमें जो एक सेंसेशन होता था बजट में, उत्सुकता जो रहती थी, कौतूहल, वो धीरे धीरे कम होता गया। और अब स्थिति आ गई कि पेट्रोल डीजल भी बजट से बाहर है और जीएसटी की वस्तुएं भी जीएसटी के दायरे में है। तो बजट फिर बहुत एक अर्थशास्त्रीय विवेचना का विषय रह जाता है। लेकिन आज जो बजट निर्मला सीतारमण ने रखा, ये मोदी पार्ट 2 का अंतिम पूर्ण बजट है। उसमें दो चीजें मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं। बाकी तो आप मानकर चलिए कि अधिकारी जब बजट तैयार करते हैं तो एक लंबा चौड़ा दस्तावेज तैयार होता है, तो उसमें बाकी सब बातें यथावत रूप से हर बजट में रहती हैं। लेकिन दो चीजें मुझे दिख रही हैं और उसमें भी सामान्य रूप से आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि बजट का जो स्लैब बदला है, बजट में अरे इसमें इनकम टैक्स में और जो छूट दी है, ये शायद इस बजट की सबसे बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं। इस पर बहुत ज्यादा उत्सुकता और कौतूहल और शोरगुल की जरूरत नहीं। ये जो आयकर को लेकर जो घोषणा आज बजट में हुई, इस पर कंफ्यूजन भी बहुत है। मैंने जैसा समझा वो समझाने की कोशिश करता हूं। ये इनकम टैक्स का मसला जो आज बजट में जिसका प्रावधान किया है निर्मला सीतारमण ने, वो नई कर प्रणाली जो है, आयकर प्रणाली, उस पर ही लागू होगा। यानी अगर आपने उस नई कर प्रणाली को चुना है विकल्प के रूप में, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। पहले 5 लाख तक आय कर मुक्त थी, अब 7 लाख तक होगी। ठीक। लेकिन अगर आप पुरानी आयकर प्रणाली में हैं, जिसमें अभी लगभग अधिकांश देश है, यह भी समझिए, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है फिर पुरानी में क्या मिलता है और इस नई में क्या समस्या, वो ये जानना जरूरी है। पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था में, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में, आपको मकान खरीदने के लिए जो आप लोन लेते हो बैंक से, उस पर जो ब्याज चुकाते हो उसमें छूट मिल जाती है इनकम टैक्स में। आप बीमारी के लिए मेडिक्लेम के पॉलिसी लेते हो, उस पर छूट मिल जाती है। एलआईसी के उस पर छूट मिल जाती है। कुछ विशेष संस्थाएं हैं जो गरीबों के लिए काम करती है, या धार्मिक संस्थाएं, उन जिनको ये छूट हासिल है कि उनको दान दिया जाए तो उसको आयकर पे छूट मिले, वो आपको मिल जाती है। लेकिन नई टैक्स व्यवस्था में, जिसमें आज ये छूट अनाउंस हुई है, उसमें इस तरह की छूट नहीं मिलती। यानी एक लाइन में कहें, बचत करके अपनी आप जो चीजें अपने लिए जुटाते थे, उन पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती नई व्यवस्था में। मकान लीजिए तो भी, एलआईसी लीजिए तो भी, मेडिक्लेम लीजिए तो भी। ये मसला है इनकम टैक्स का जो समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस इनकम टैक्स सबसे ज्यादा सम्मोहित करता है, हमको ही नहीं, सबको। और एक दूसरा सबसे बड़ा मसला है जो आज मुझे दिखता है सबसे बड़ा बिंदु है, आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा बजट घाटा अनुमानित है लगभग 17 लाख करोड़ का। उसके बाद भी मोदी सरकार ने
देश के 80 करोड़ गरीब और वंचित लोगों को मुफ्त अनाज योजना 1 साल और जारी रखने का ऐलान किया है। यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 मानकर चलिए, लिख लीजिए, 2024 का चुनाव इस योजना के जारी रहते होगा। और इसके लिए जो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च होगी 1 वर्ष में, वो उसका सारा भार केंद्र सरकार वहन करेगी। राज्यों को पर उसका बोझ नहीं पड़ेगा। तो आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा इनकम टैक्स का मामला उतना बड़ा है नहीं जितना दिख रहा। रस्सी को सांप ना समझो, ठीक? बड़ा है ये मुफ्त राशन योजना, ये बड़ा मामला है। और चुनावी गणित से देखिए तो भी ये बड़ा मामला है। ये इनकम टैक्स वाला मसला जब जमीन पर उतरेगा है तो इससे चुनाव नहीं सधता ना। बहुत कम लोग हैं जो नई इनकम टैक्स रिजीम पे गए, लेकिन वो 80 करोड़ हैं मुफ्त ये राशन योजना वाले, अनाज योजना वाले, उनसे चुनाव सधता है, सरकार बनती है। ये है बड़ा दांव जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने खेला है। और एक महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है, ये भी कम से कम महिलाओं को लुभाएगी और महिलाओं को लगेगा कि हाँ भाई हमको कुछ विषय वरीयता दी गई है ब्याज के मामले में। ये एक अच्छा निर्णय है जो नीचे भारतीय जनता पार्टी जिसको नीचे ले जा पाएगी, जिससे वोट कल्टीवेट हो। क्योंकि बजट में जो कुछ कहा जाता है उसमें से कुछ ही बिंदु ऐसे होते हैं जिनसे वोट कल्टीवेट होता है, बाकी सब तो रूटीन चीजें हैं। मैंने निर्मला जी को बहुत ध्यान से सुना, लेकिन मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। मैं उतना ही अर्थशास्त्र जानता हूं जितने अर्थशास्त्र का असर चुनाव शास्त्र पर पड़ता है, समाजशास्त्र पर, बस उतना समझ लेता हूं। बाकी में मेरी रुचि नहीं रहती, ना मैं उतना ज्ञानी हूं। इसलिए चर्चा वहीं तक रहेगी आज भी मूल रूप से। मुझे निफ्टी और शेयर बाजार ना समझ आता है, ना मैं जानूं कि डीमेट क्या है और सीमेट क्या है, मैं तो जानता नहीं। मुझे लगता है, योगेंद्र कपूर साहब आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा, फिर आलोक जी, और उसके बाद राजनीतिक लोगों। मुझे लगता है इस बजट का सबसे बड़ा अगर कोई दांव है तो वो है आजादी के बाद के सबसे बड़े बजट घाटे के लगभग 17 लाख करोड़ से अधिक के अनुमान के बीच भी ये फैसला करना कि 80 करोड़ लोगों को 1 साल राशन मुफ्त और दिया जाएगा 2 लाख करोड़ का। यही है जो नीचे जाके वोट की फसल पैदा करेगा। बाकी सब तो कहानी है, चलती रहेगी। क्योंकि इनकम टैक्स वाले में हल्ला ज्यादा है, जूस कम है। हल्ला ज्यादा है, उसमें जूस नहीं है। जब ये एटा इटावा पहुंचेगा ना, निर्मला जी का बयान, इसका व्याख्या, तो आदमी कहेगा अरे झुट्टा ही, बेकार, कुछ नहीं क्या। लेकिन राशन वाला मामला ऐसा है जो ननकू को भी समझ में आता है और रज्जाक को भी। कपूर साहब, आप मेरी बात से सहमत हैं? यहाँ मैं एक बात कह के फिर आलोक जी के पास चलूंगा, खेती किसानी समझ लो, फिर अखाड़े में उतरूंगा राजनीति के। कपूर साहब जो बात करें उसमें मैं थोड़ा सा एक हट के अपनी एक वो रखता हूं। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि लगभग हर स्थिति में हम कोविड से पहले वाली सूरत हाल में पहुंच गए। ठीक, जीएसटी का कलेक्शन ऑल टाइम हाई है। समझना होगा इसको कपूर साहब, आपको खास तौर पर। राजनीतिक लोग तो जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि वो हाथी नब्ज पे रखते हैं, दाएं बाएं घुमाते नहीं शरीर भर में। तो और जीएसटी आपको पता ही होगा, इस देश का जो गरीब आदमी है 60% जीएसटी वो देता है। 40 में टाटा बिरला, अंबानी, अडानी, छडानी सब, ठीक। और 60% कौन देता है? ये 1.5 लाख करोड़, 1.25-2 लाख करोड़ का जो आंकड़ा जारी होता है, ये ननकू और रज्जाक देता है। इसका मतलब,
लेकिन फिर भी सरकार ने निर्णय किया कि ना, लोकसभा का वोट जिस दिन तक पड़ेगा उस दिन तक योजना जारी रहनी चाहिए। इसका मैसेज ये है बहुत शार्प, और इसका लाभ मिलेगा भाजपा को। कांग्रेस वाले कुछ चिल्लाए, सपा वाले कुछ चिल्लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। क्या इसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। आखिर उन्होंने इसीलिए इतना जोखिम उठाया है कि 17 लाख करोड़ के बजट घाटे के अनुमान के बीच में यह योजना कंटिन्यू कर दी है। वर्मा जी, आलोक जी, खूब लड़ाई चली आपकी सरकार की। सरकार ने बाद में आपकी बात मान ली, 3 कानून वापस ले लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जब नहीं समझा पाए हम किसानों को तो वापस ले लेते। अब बजट आपने देखा, अब उसके बाद तो जो बजट आएगा वो लेखानुदान होगा, बजट तो आएगा नहीं। ठीक, फिर तो नई सरकार आएगी तभी आएगा। इस बजट में खेती, खेत, किसान, गांव कहां खड़े हैं? आपको समझ में क्या आया? अच्छा, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मामला कुछ ठीक नहीं, आपका लबुलवा भी है, ठीक है ना? दोबारा मैं आता हूं आपके पास। त्रिपाठी जी, केबी त्रिपाठी जी, प्रशांत आपके पास सबसे बाद में आऊंगा क्योंकि आपको सबके जवाब देने होंगे। त्रिपाठी जी, भाई आप मुस्कुराओ और चाहे हंसो, और चाहे खड़गे जी कुछ बोले और चाहे बोले प्रियंका जी, आप जानते हो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन का आदमी हूं। मैं एक धारणा बनाता हूं, फिर उसको परखता हूं, गलत होता तो माफी मांगता हूं, सही होता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ मैं देश को समझता हूं थोड़ा बहुत। मैं मानता हूं सारी कहानी एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस दैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्ला ब्ला, ये सब छोड़ दीजिए। इनका चुनावी राजनीति से कोई लेना देना होता नहीं। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ ना कुछ बनता ही रहता, जहां जाओ जहां निकलो कुछ ना कुछ बनता। वो कोई चुनाव की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये वही स्ट्रोक है जिसने उत्तर प्रदेश का चुनाव बदल दिया था। देश भर के तमाम राज्यों में वो स्थितियां पैदा हो गई, और कोरोना के बीच में केंद्र का ये कहना कि भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं भोजन की, ठीक, बड़ी बात थी। अब उसको तब तक जारी रखना जब तक कि अगला चुनाव होना है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके आर्थिक पहलू हटाइए, इसका राजनीतिक पहलू कांग्रेस के लिए और विपक्षी दलों के लिए नुकसानदायक होगा। त्रिपाठी जी, दौड़ाएगी। मैं भुवन भास्कर जोशी जी के पास चलूंगा, फिर प्रशांत जी आ रहा हूं पास। मैं एक अपना अनुभव शेयर कर दूं, चूंकि वो बात प्रशांत बोलेंगे तो झगड़ा होगा। मैं अपना अनुभव शेयर कर दूं। खासतौर पर हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने कहा, मेरा उस आकलन कांग्रेस के इस प्रत्याशा से विपरीत है। मैंने पिछले यूपी के चुनाव में उत्तर प्रदेश के गांव, खेत, खलियान में जाके देखा, कस्बों में। कांग्रेस कुछ भी कहे, वो भारत जोड़ो है, टोपी पहन के, नई टोपी पहन के, टी शर्ट पहन के, दिस दैट, वो उनकी मर्जी। लेकिन मैंने वहां जो देखा, लोगों ने कहा कि भैया मोदी न होते तो भूखे नहीं मर जाते। अब इसके बाद कोई पार्टी बचती है, कोई घोषणा पत्र बचता है, कोई यात्रा बचती है, कोई कथा कहानी बचती है? हमसे कहा लोगों ने कि भैया मोदी न होते तो भूखे नहीं मर जाते। इसीलिए मैंने तब कहा था कि ये दांव सब पर भारी। अन्न से बड़ा कोई बात है क्या? कौन सुन रहा फिर आपकी पॉलिटिकल थ्योरी? जोशी साहब, बाकी सब चीजें तो फाइनेंस सेक्रेटरी और बैंकिंग सेक्रेटरी के लायक की चीजें होती हैं, वो लोग बहस करें, या औद्योगिक संगठन, व्यापारिक संगठन। जनता के मसले में तो मुझे 2-3 बातें समझ में आई। इनकम टैक्स मैंने बता दिया, उसमें तो भाई लोचा है। क्या? अब वो डब्बा आईफोन का है और नीचे सैमसंग रखा, ओयो रखा, ओप्पो रखा है, टाइप का मामला है, ठीक। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। ये तब तक चलेगी योजना जब तक देश वोट नहीं डाल देगा नई सरकार के लिए। जोशी जी, आप जो स्थिति कांग्रेस के लिए मैंने कही, वही आपके लिए कहता हूं। अन्न से बड़ा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता इस देश में। ठीक बात जोशी जी, मैं 2-3 बातें कहकर प्रशांत जी अब आपके पास आ रहा हूं। सारा दिमाग तैयार रखिए, आप वकील भी हो, जो जो आरोप लगे सबका उत्तर देना भैया।
समाजवादी पार्टी को थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा। बात ठीक है, रोजगार सबको चाहिए, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए ये लोग। हमने मान ली उन्हीं की बात कि रोजगार नहीं दे पाए। मैंने त्रिपाठी जी की, जोशी जी की बात मान ली कि एक भी रोजगार ये नहीं दे पाए। तो अभी 22 में देश के सबसे बड़े सूबे में जहां 25 करोड़ की आबादी है, जहां समाजवादी पार्टी है, वहां चुनाव नहीं हुआ ना, वहां भी आपने ये बोला कि रोजगार नहीं दे पाए। वो इतनी सीटें जीते, एक चीज। दूसरी चीज, अब ये मत कहिएगा कि चुनाव अलग चीज है, तो फिर आप कोई तांत्रिक साधना के लिए थोड़ी ना पार्टी बनाए भाई, चुनाव के लिए पार्टी है। एक दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि किसी भी देश में क्या स्थिति है, पश्चिमी देशों को उनको छोड़ दीजिए, भारत जैसे देश में जोशी साहब तात्कालिक राहत जो है ना, वो तात्कालिक निर्णय को प्रभावित करती है। ये जान लीजिए, मेरा अपना तजुर्बा कहता है। जब ये बात भत्ते की बात है, मान लो, ठीक, भत्ता सबको भाता है, भत्ता सबको भाता है, क्या? जिसके घर नगद भत्ता हो और चाहे ये अनाज वाला भत्ता हो, ये भी भत्ता ही है। आदमी कहता भैया बिना कुछ करे आ रहा है 20 किलो 30 किलो 40 किलो, बोले मोदी जी जिंदाबाद। ठीक है, वहां कोई लॉजिक नहीं लागू होता, क्या? और आप लोग अगर चले जाएंगे वहां दूसरी बातें करेंगे तो हो सकता है लोग आपके साथ उलझ पड़े, क्या? और ये कहें कि आप में दम हो तो आप दे दो, मोदी 35 किलो दे रहे हैं, आप 40 किलो कर दो, हम आपको वोट देंगे। ये है प्रशांत पटेल जी। और आप ही की बात मैं बता दूं जोशी जी, जब आपकी पार्टी सरकार में आई थी ना, तो हमसे एक बुजुर्ग आदमी से मेरी बात हुई, जब मैं दौरे पर था यूपी के, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे तो घर में लड़ाई हो गई। मैंने क्यों? बोले वो लड़के बोले कि या तो तुम दिलाओ लैपटॉप और टैबलेट, और नहीं तो फिर हम सपा को वोट देंगे। क्या? बोले भैया हम कांग्रेसी, लड़कों का इसमें पार्टी नहीं चलेगी, लैपटॉप का मसला है। ये भी ध्यान रखना होगा। प्रशांत पटेल जी, अर्थशास्त्र कहता है ये योजना बंद हो जानी चाहिए थी 6 महीने पहले, ठीक? सब तरह के कोण अर्थशास्त्र के ये कहते हैं, ठीक? अनंत काल तक भारत उस स्थिति का देश नहीं, और किसी देश को करना भी नहीं चाहिए। स्थिति हो तब भी नहीं करना चाहिए। हमारे पास तो पैसे की कमी है, लेकिन जिन पैसा होता भी तब भी नहीं करना चाहिए। 80 करोड़ की आबादी, मतलब 8 दूनी 16, आधे से ज्यादा लगभग 60% की आबादी को अगर ऐसे ही अनाज मिलेगा तो एक तर्क ये भी आता है कि फिर एक निष्क्रियता जन्म लेती है समाज में, ठीक ना? और जब हम ये कह रहे हैं कि कोविड, प्री कोविड स्थितियां आ गई, हम आंकड़े रोज देते हैं कि जीएसटी में बम्पर उछाल, फलाने में बम्पर उछाल, ठिकाने में बम्पर, जब सब में बम्पर उछाल आ गया तब फिर ये योजना चुनाव वोट वाले दिन तक चलेगी, ये क्यों? और क्या आपको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक होगी, इसके सामने बाकी सब चीजें वो हो जाएंगी? एक, और दूसरा उसका भी एक आरंभिक उत्तर दे दीजिएगा, देश को बड़ी उसमें उत्सुकता है। ये जो इनकम टैक्स वाला खेल है, भाई भारत की बहुसंख्यक आयकर देने वाली आबादी तो पुराने इनकम टैक्स रिजीम के ही साथ है, तो ये जब है ही नहीं, मुट्ठी भर लोगों के पास है, तो इसमें छूट मिले न मिले उससे क्या लाभ होगा? प्रशांत जी भैया देखो, प्रशांत बाबू, लोकसभा का वोट पढ़ने तक कोई छटनी नहीं हो रही, ये मेरा तजुर्बा लिख लो। बाबू क्या कह रहे, मैं चक्कर में नहीं, बहस में नहीं पड़ रहा, ठीक? अधिकारी क्या कह रहे, लोकसभा चुनाव के वोट पढ़ने तक कोई माई का लाल छटनी नहीं करेगा इसमें से कि मुन्ना से कह दे बबलू को मिलेगा तुम्हें नहीं मिलेगा ना, फिर चुनाव नहीं लड़ना। मैंने तो भैया जो बात निर्मला, प्रशांत, जो बात निर्मला जी ने नहीं की वो मैं कह रहा हूं, कहने का सत्साहस कर रहा हूं, दुस्साहस नहीं सत्साहस, कि जब तक लोकसभा का वोट नहीं पड़ जाएगा, ईवीएम पे अंगुरिया नहीं रख जाएगी, तब तक ये योजना चलेगी। उसके बाद अगले दिन बंद हो जाए, मैं जानकार नहीं, मुझे नहीं अंदाज, लेकिन तब तक चलेगी। क्या निर्मला जी कह रही, निर्मला जी जाने, फाइनेंस सेक्रेटरी क्या कह रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी जाने,
मेरी समझ ये कहती उत्तर है। प्रदेश मैं क्या कह रहा हूं, जहां मतलब भैया शिवराज सिंह जब चाहेंगे तो वो ट्रिपल कर देंगे, चुनाव में वो भी जा रहे हैं, देख मतलब स्वाभाविक है। नहीं देखो भैया प्रशांत बाबू, ये इसमें मैं आपकी दूसरी तरह से आपके पक्ष की एक बात कहता हूं कि अभी किसी बड़े नेता को मैं सुन रहा था विपक्ष के, उसने कहा कि चुनाव जीतने के लिए मोदी ये बजट लाए। तो मेरे मन में आया कि अगर मैं मेरे पैनल में होते तो मैं इनसे पूछता, कोई ऐसा भी बेवकूफ है जो चुनाव हारने के लिए बजट लाता है? गजब ड्रामा है। अब भाई राजनीति करने आए हैं, नहीं तो सरसैया घाट में माघ मेले में नहीं कुटिल छपाते। राजनीति करने आए, चुनाव जीतने के लिए बजट लाएंगे और चुनाव हारने के लिए बजट लाएंगे। इसलिए इसमें तो हम पीठ ठोक रहे हैं कि ठीक है, जो सरकार रही वो अपनी बुद्धि से चुनाव जीतने वाला बजट लाई, उसके भाग्य में हारना लिखा होगा तो हार भी गई होगी, लेकिन हर आदमी चुनाव जीतने के लिए लाता। प्रशांत पटेल जी, इसमें डिफेंसिव मत होइए, कहिए हाँ जी 80 करोड़ पर दांव चला है और हमको उम्मीद है कि सीधा पड़ेगा, बात खत्म। भैया एक बात कह के मैं प्रशांत जी की सारी बातें ठीक है, एक पार्टी के जुझारू प्रवक्ता के नाते एक बात पर मैं एक छोटी टिप्पणी करूंगा। अगर यही छूट आपने दोनों रिजीम के लिए अनाउंस कर दी होती तो प्रशांत बाबू, मैं फिर कहूंगा मेरा अनुभव है यही, और क्या है मेरे पास, सब भारत भर में टैक्स पेयर्स जलूस निकाल के आपका स्वागत करते, ठीक। कांग्रेस वाले कहीं मुंह छुपा कर रो रहे होते, कहते अरे राम राम अब क्या कहां जाएंगे, ठीक है ना? ना 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 ना, बिल्कुल क्लियर रखिए। जो लोग इनकम टैक्स के पहले रिजीम को ऑप्ट किए हैं, जो बहुसंख्यक आबादी है भारत की, वो इनकम टैक्स के फर्स्ट रिजीम के साथ है। मैं फिर क्लियर कर दूं वंस फॉर ऑल, 1 घंटे में दोबारा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, इनकम टैक्स पर खत्म कर दूंगा, ठीक। ये सेकंड रिजीम जो न्यू रिजीम है, लाइक न्यू पेंशन स्कीम टाइप का मामला, उसमें आपको होम लोन के ब्याज पर छूट, मेडिक्लेम, योगेंद्र कपूर जी गलत हो चुकेगा, मेडिक्लेम, दान दक्षिणा, 80C 80G टाइप के जितनी छूटें मिलती थी वो इसमें कुछ नहीं मिलेंगी। तब 5 की जगह 7 हुआ है। कपूर साहब ठीक हूं? चूंकि जनता सुबह से हमसे यही पूछ रही कि ये बताओ ये बताओ, मैंने कहा भाई 5 बजे बताऊंगा। कपूर साहब ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भारत की बड़ी आबादी अभी पुरानी टैक्स रिजीम पे ही है, मेजॉरिटी, ठीक। अब इसका मैं एक और बात कहता हूं, होता क्या है, जैसे जब पेंशन का मसला आया था वाजपेयी जी के समय में और पार्लियामेंट उस कानून बनाया, पार्लियामेंट में कानून बना, तो उसने कहा कि भाई आज की तारीख से जब से ये लागू होगा, राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे, उस दिन के बाद से जो ज्वाइनिंग होगी वो नई पेंशन स्कीम में आएगी, बाकी जो पहले के उनको पुरानी रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन मिलेगी। लेकिन सरकार को ये पता था कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो सब रिटायर होंगे, वो निपट लेंगे, तो जो कर्म वर्क फोर्स बचेगी वो नई पेंशन स्कीम की बचेगी। सरकार इनकम टैक्स में भी मुझे लगता उसी रणनीति को आगे रखना चाहती है। कपूर साहब ठीक समझ रहा हूं? हाँ, ये कहा भी है निर्मला जी ने, ये बात निर्मला जी ने कही भी है। जोशी साहब, निर्मला जी ने ये बात कही भी है कि ये डिडक्शन, छूट, रिवेट, ये संस्कृति धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए। प्रशांत जी आप, अच्छा जोशी साहब थोड़ा आप ज्यादा पीछे चले गए, पाषाण काल तो बहुत पीछे हो गया। प्रशांत जी एक क्विक रिमार्क, फिर मैं त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। भत्ते की बात आई तो मुझे एक चीज दृष्टांत याद आ गया, बड़ा रोचक है। कानपुर में रोजगार, जिला रोजगार कार्यालय में एक 65 साल के बुजुर्ग बार पहुंच गए। कपूर साहब सुन लीजिए, आप भी ध्यान से, जोशी जी आप और ध्यान से सुनो, क्या, ताकि समझ में आए देश कैसे चलता है। वो मुंह में अपना गुटखा भरे थे, उनने कहा हमारा भत्ता कहां से बनेगा, फार्म लाओ। तो लोगों ने कहा चाचा तुम्हारे भत्ता की उम्र है, राम राम करने की उम्र है। तो बोले वो तो चुनाव में मंच पे नेताजी ने कहा था कि भाई जिसके पास नौकरी नहीं उसे भत्ता देंगे, हमारे पास भी नौकरी नहीं, क्या लो कर लो बात। ये देश इतना भत्ता प्रेमी है, किस दुनिया में जी रहे भैया? ये केवल छात्रों के लिए है, ये छात्रों नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत दूसरी बात कर। और जब मैं इस बहस को कंक्लूड करूंगा तब मैं एक चीज और बताऊंगा कि ऐलान
और उनके नोटिफिकेशन में क्या खेल होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन पर ध्यान दो। निर्मला जी क्या बोली छोड़ दो, अखिलेश जी क्या बोले मत सुनो, मायावती जी क्या बोली मत सुनो, मुख्यमंत्री रहते हुए, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ना, कागज देखो। और कहिए तो एक बात बोल दूं, जोशी साहब की सरकार की थी, पता नहीं इनको आलोक वर्मा को समझ, उसको वो घटना इनके दिमाग में होनी चाहिए। मुलायम सिंह जी कैंपेन में निकले 12 में, नेताजी जी की लीड कर रहे थे। अखिलेश तो बाद में चुने गए, बाद में उनको ऑप्ट किया नेताजी ने कि सीएम हुए। तो उन्होंने कहा भाई 1 लाख रुपया तक का कर्जा किसान का माफ। क्या बोला जोशी जी? 1 लाख तक का कर्जा किसान का माफ, जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन। 75 जिले में नेताजी ने बात ऐलान कर दी। क्या सारा किसान मूंछों में बिल्कुल चमेली तेल लगा के टाइट हो गया, बोला साइकिल किधर है उसी वोट देंगे। क्या सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद बैंक के अधिकारियों ने मुझे बताया कि दादा चाचा सब लोग आ गए बैंक, बोले हाँ भैया मुलायम सिंह की लड़के की सरकार बन गई, लाओ रुपया माफ करो 1 लाख का। बोले हमको बाहर नोटिस लगाना पड़ा कि अभी कुछ माफ नहीं हो रहा है। खैर फिर अधिकारियों से कहा गया कि भाई कुछ करो खेल। अधिकारियों ने ऐसा नोटिफिकेशन बनाया, जोशी जी आपके संज्ञान के लिए बता दें क्या, कि अगर 100 लोग कर्जदार थे यूपी में जिन्होंने वोट दिया था आपको, उसमें 8 उसमें फंसे केवल दायरे में है। कितने? 92 बाहर हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 5 साल के लिए आप सरकार में चुन ली गए थे। क्या किसानों ने हमसे कहा, बोले भैया हम गए, बैंक वाला भगा दिया। बोला चाचा तुम्हारा नहीं आता इस कानून में। ये देश ऐसा है, इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। यार त्रिपाठी जी आप क्या कहना चाह रहे थे? बस ये मत कहिएगा कि नहीं अब की तो जनता कांग्रेस को ही वोट देगी, मोदी को नहीं देगी, ये बात अभी मत कहिए। मैं वर्मा जी के पास चलता हूँ। वर्मा जी ठीक, जो बात त्रिपाठी जी ने कही, त्रिपाठी जी आपने जो बात की उसके अंतिम बात पर एक टिप्पणी करके वर्मा जी के पास दूसरा सवाल लेके जा रहा हूं। इस देश के आम आदमी के बीच में कभी जाइए, उससे इसका कोई लेना देना नहीं कि आयात फिनलैंड से है कि इंग्लैंड से है कि जापान से आया कि चाइना से आया। क्या वो मेडिकल स्टोर में जाता भैया कहता गले में दर्द हो रहा है इसकी गोली दे दो, वो गोली कहां से बनी कहां से, हु केयर्स। और जो लोग सब समझते हैं वो वोट डालने कहां जाते हैं, ये भी तो समस्या है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम पॉलिसी सब समझते हैं, राजकोषीय घाटा, वो वोट डालने नहीं जाते हैं। वो टीवी पे बहस करते हैं, सेमिनार्स में पर्चा पढ़ते हैं। समस्या ये है भी है भैया, है ना। आलोक जी सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये भी गलत कर दिया वो भी गलत कर दिया। मैं तो एक बुनियादी सवाल उठाता हूं, जब सब गलत कर दिया और आप सब लोगों ने मिलकर सब जगह बताया कि गलत कर दिया इन लोगों ने, ठीक, फिर भी आखिर जनता ने वोट दिया ना इनको, तब ना सरकार में कि जबरिया घुस के बैठे। ऐसा तो नहीं है। फिर आपकी बात को इसका मतलब जनता ने उसमें दम नहीं पाया। जज तो जनता ही है ना। आपने अपना मुकदमा लड़ा ना, इनने भी लड़ा, जनता ने इनके पक्ष में निर्णय दिया। इसका मतलब आपके तर्क कमजोर निकले। वर्मा जी जी ठीक है, ठीक भैया, जिम्मेदारी तो ठीक है। आलोक जी मैं तो जनादेश के अलावा कुछ समझता ही नहीं। लोकतंत्र में जनादेश ही है, जैसे कचहरी में जज का जजमेंट, मैं उतनी समझ किस वकील ने क्या कहा मैं उसमें नहीं पढ़ता, ठीक। और राजनीतिक दल में फिर इतना शिष्टाचार, या आपकी पार्टी आपका संगठन उसमें फिर इतना शिष्टाचार होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसान भारत में किसान नहीं चाहेंगे तो सरकार में कोई रह नहीं सकता भाई के लाल। अगर ये सरकार में है तो किसान भी वोट दे रहा है, इसका मतलब बिल्कुल। तब ये कहना कि नहीं किसान तो बिल्कुल इनसे टूट गया, फिर दोनों बातें सच नहीं हो सकती ना मित्र। बोले आइसक्रीम ठंडी भी है आइसक्रीम गर्म भी है, ये दोनों तर्क नहीं चल सकते। या तो ठंडी बताओ या गर्म बताओ, दोनों। प्रशांत पटेल, आलोक वर्मा जी कह रहे हैं कि भाई किसान भाजपा की हकीकत जान गए और किसानों के लिए कुछ नहीं मिला। पार्ट 2 या कहां पार्ट 2 आंदोलन पार्ट 2 भी होगा।
बड़ी मुश्किल से तो गाजीपुर खाली हुआ, खुला था भैया, हैं पटेल जी। ठीक, अरे दोनों मित्रों को रोकूंगा, ठीक ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक चीज इसमें उभर के आई, जो बात प्रशांत पटेल ने कही कि भाई किसान आंदोलन के समय कुछ इच्छा ऐसी भी थी कुछ लोगों की कि भाई कुछ हिंसा हो जाए तो हिंसा का एक अपना राजनीतिक लाभ होता है, लेकिन भाजपा ने ऐसा, सरकार ने ऐसा नहीं किया। प्रशांत जी ने कहा, मुझे लग रहा है कि अब वही समझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र वाली और उत्तर प्रदेश वाली स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में भी अपना रही है। मैंने जब पढ़ा कि मौर्य फरार, पुलिस ने कहा, दरोगा ने कहा कि मौर्य जी फरार है, ढूंढ रहे हैं उनको, तो मैं हंसने लगा। मौर्य फरार कहाँ हो जाएंगे, मौर्य के साथ तो पुलिस ही रहती है, मौर्य का फरार हो जाएगा क्या? लेकिन फिर मैंने उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई साहब बाकी सब पकड़ लिए जो बवाली जितने जलाने गए थे रामचरितमानस, बोले मौर्य तो चाहते हैं कि हमको गिरफ्तार करें और थाने में बवाल हो, है फिर ये शहीद बन के घूमे। बोले काय को शहीद बनने देंगे। मुझे लग रहा है वैसा ही मामला कुछ बन रहा है, क्योंकि जब मुझे बताया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य फरार, तो मैंने कहा यार ये जो पुलिस के संरक्षण में है वो कैसे फरार हो सकता? प्रशांत बाबू गलत बात तो नहीं ना? अमिताभ अग्निहोत्री फरार हो जाए समझ में आता है? अरे जिसके पीछे 4 सिपाही बीच में, जब आगे 4 पीछे चल रहे हैं गाड़ी घोड़ा, वो कैसे विलुप्त हो जाएगा? नहीं, अरे भाई मैंने दूसरी बात हो रही है प्रशांत, दूसरी बात, ये सवाल ये था कि स्वामी मौर्य कैसे फरार हो गए, ये मसला है। कल को आप कहोगे मायावती फरार, अखिलेश यादव फरार, अरे इनके पास इतनी हाई सिक्योरिटी है, कैसे फरार हो सकता कोई? प्रशांत जी ये बात तो नहीं हजम होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य फरार। मुझे रोकना होगा दोनों मित्रों को रोकना होगा। दोनों भाई राजनीतिक बहस में घुइया को बदनाम मत करो, बढ़िया सब्जी है, सूखी बनाओ, रसे की बनाओ, दही की बनाओ, अजवाइन डाल के बढ़िया। मसला दूसरा था और बात दूसरी तरफ चली गई। स्वामी प्रसाद का तो जिक्र एक छेपक में आ गया, वो आज बहस का विषय नहीं थे। वो एक बुनियादी सवाल है कि जो भी आदमी पुलिस की अभिरक्षा में है, सुरक्षा में है, वो फरार कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। इसमें स्वामी प्रसाद फिट बैठे तो स्वामी प्रसाद पर सवाल उठेगा, आलोक वर्मा फिट बैठे तो आलोक वर्मा पर। भाई व्यक्तिगत आदमी गायब हो गया समझ में आता, लेकिन जिसकी हिफाजत पुलिस कर रही है वो कैसे भाग गया? पुलिस से संपर्क तो नहीं टूट सकता, ये विषय था। खैर उसके पीछे राजनीतिक कारण है। स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करने में स्वामी प्रसाद मौर्य का ज्यादा लाभ हो जाएगा ऐसा लगा होगा भाजपा को, तो बाकी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जो उनके चेले चिंटू थे। मौर्य जी ठीक है। बात हो रही थी बजट पर। मैं फिर कहूंगा कि चुनाव जीतने का कौशल और उस कौशल का जो विज्ञान है, मेरी बात से बुरा मत मानिएगा त्रिपाठी जी, आलोक वर्मा जी, ठीक, नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। वो जानते हैं कि कहां पर वो होता ना एक्यूप्रेशर है ना, बिंदु है शरीर में अलग अलग, यहां करो तो हार्ट, यहां करो तो किडनी, यहां करो तो लिवर, ठीक ना। सब लोग झांव झांव करते रहो, क्या बड़ी बड़ी बहसें टीवी पे करते रहो। उनको पता है कि भाई 80 करोड़ आदमी को अनाज मिलेगा, 35 किलो एक आदमी का, ये है क्या। बाकी सप्तऋषि मानो चाहे 100 ऋषि मानो, सो क्या रखा है, समग्र विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, क्षमता को उजागर करना, इंटेलिजेंस, आईक्यू, आर्टिफिशियल आईक्यू, हरित विकास, युवा, वित्तीय क्षेत्र। वो जानते हैं इन सब चीजों को। कुसुमराम कौन जान रहा खिमसेपुर में, बबेरू में, कोई जानता जो विषय मैंने पढ़े, कोई जान रहा है? भारत के बाकी राजनीतिक दलों को मोतियाबिंद की समस्या है, उनको धुंधला धुंधला दिख रहा, उनको साफ तस्वीर ही नहीं पता तो क्या वो कहां लक्ष्य संधान करें। जब बात कहीं की करनी होती तो करते कहीं और की है। आप कुछ बोलो, शास्त्रों में कहा गया
गीता में भगवान ने भी कहा, कृष्ण ने, अच्छा स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बहस में नहीं, अभी मुझसे लड़ने लगते कि गीता की और भगवान की बात ना करो, अब वो भी आजकल बिल्कुल विचित्र मुद्रा में है। तो उन्होंने कहा कि सबसे दान, सारे दानों में महादान है अन्नदान। क्या? यूपी के चुनाव के समय मैं तो जमीन से ही जो चीजें मैंने महसूस की उतना ही बोलता हूं, फिर मैं सुनता किसी ने राहुल गांधी क्या कह रहे या केशव प्रसाद मौर्य कह रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जो सुन के आया वो क्या गलत है? वोट तो उसी को देना है, नेताओं के वोट से तो कुछ होता नहीं। उन्होंने उसने कहा कि भैया हम तो नमक खाए हैं इनका, मोदी का। क्या? अब इस बात की काट ले आइए ढूंढ के। जयराम रमेश के पास है? नहीं। दिग्विजय सिंह के पास है? नहीं। शशि थरूर के पास है अंग्रेजी में? नहीं। क्या करिएगा? आलोक वर्मा के पास भी नहीं है। ये लाख कहे एमएसपी दिस दैट फला फला, 80 करोड़ आदमी कह रहा, जब वो ये कह रहा कि मैं जीवित इसलिए हूं। और दान कभी बुरा लगता है क्या? नहीं। कोरोना बीत गया, ठीक है, सब चीजें नॉर्मल हो गई, अच्छी बात, फिर भी दान कहीं बुरा लगता है? नहीं, अच्छी बात है। सोचिए, आपका मन हो इसको रेवड़ी बोलो, मन हो गजक बोलो, गुड़ की गजक बोलो चाहे चीनी की, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक दूसरा मैं कहूंगा, किसी ने कहा था कि कितनी महिलाएं हैं जिनको खाता है बैंक में। वो यही जमीन से कटने का नुकसान यही है मित्र, बुरा मत मानिएगा। नोटबंदी में एक और काम हुआ था, आप लोगों से ज्यादा मैं जमीन पर रह लेता हूं, चुपचाप पीछे खड़ा होकर देखता हूं क्या हो रहा देश में। तो जितने भी लोग थे जिनके घरों में, एक वर्ग ऐसा भी है भारत में जिसके घर में महिला के नाम से कुछ होता ही नहीं है, उस वर्ग में खाता तो छोड़ दीजिए, मैं उसके डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, नहीं और दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी मेरी जान को। वो भी गए खाता खुलवाए, क्या फोटो खिंचवाए, जो फोटो नहीं खिंचवाते थे खिंचवाए, क्योंकि उसमें पैसा जमा कर रहे थे तो छूट मिल रही थी। त्रिपाठी जी, ये अगर कांग्रेस को पता होता, लेकिन आप लोग तो ऑक्सफोर्ड से नीचे उतरते ही नहीं, बहुत उतरोगे तो ऑक्सफोर्ड से नीचे उतर जाओगे तो कैम्ब्रिज पे आ जाओगे, कैम्ब्रिज से नीचे नहीं उतरते ना, धुआंधार अंग्रेजी में ज्ञान देते हैं। क्या आपको पता ही नहीं कहां खाता खुल गया? और ये एक सामान्य फीलिंग है, चार लोगों के बीच बैठ के बात करिए वर्मा जी, तो वो कहते भैया बैंक में कुछ बचा नहीं, ब्याज ही नहीं है। क्या वहां अगर 7.5% ब्याज मिलेगा तो ये असर डालेगा, मेरी बात लिख लीजिएगा। हमारी पत्नी भी कहती कि बैंक में कुछ नहीं है, बताओ क्या बैंक में कुछ ब्याज मिलता है? क्या पीपीएफ में लगा दो, जीपीएफ में, क्या सबको समझ है भाई साहब? ये कांग्रेस छोड़ के सबको पता है ये बात, कांग्रेस को नहीं पता। उसने कह दिया नहीं कोई महिला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, मान लिया। कांग्रेस को यह भी लग रहा था मुफ्त अनाज देने से भी कुछ नहीं होगा, समाजवादी पार्टी को भी लग रहा था कुछ नहीं होगा, मायावती जी को भी लग रहा था। क्या हुआ? पेट से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है क्या? रोटी से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है क्या? कोई थ्योरी, कोई थीसिस हो सकती है क्या? नहीं। और आदमी कहता है कि हम जीवन धारण ही किस लिए कर रहे हैं? भोजन के लिए। तो कि भोजन अगर मिल रहा है तो फिर इससे अच्छी व्यवस्था और क्या होगी? उस सोच का क्या करिएगा? तब आप ये कहेंगे जाके कि 5G ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हारे फोन में, इसका कोई मतलब है? 2 टाइम खाना खा रहा है विषय। मोदी इस बात को जानते हैं कि हम कौन सा बिंदु राष्ट्र के शरीर का दबाएं तो क्या परिणाम आएगा, ठीक? और अंतर विरोधों को साध लेते हैं। वो जब केजरीवाल को लपेटते हैं, ठीक, तो कहते हैं रेवड़ियां देश बर्बाद कर देंगी, क्या? तब भी धुआंधार बात कहते हैं। और जब 80 करोड़ को अनाज का एक्सटेंड करते हैं तब भी धुआंधार तर्क देते हैं, क्या? ये कौशल भी चाहिए ना, सामान्य लोगों में नहीं दिखता ना ये कौशल। दोनों विपरीत बातें हैं। कांग्रेस
को, खड़गे साहब को आज पूछना क्या चाहिए था, उनकी प्रतिक्रिया सुनी आपने? उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों के चुनाव हैं, उसके देखते हुए भाजपा ये लाई है और कुछ बजट में नहीं है, सब बेकार है, ऐसी बात कही क्या? जबकि खड़गे साहब के स्ट्रेचर के आदमी को ये तो कहना पूछना चाहिए था कि अगर प्री कोविड स्थितियां बहाल हो गई तो फिर ये योजना आगे क्यों बढ़ी? नहीं, इसलिए, और जहां तक इनकम टैक्स का प्रश्न है, वो भी कौशल है। कल्पना करिए अगर 15 दिन में कोई चुनाव हो रहा होता कहीं, त्रिपाठी जी, तो क्या करते? आपकी तो भैंस पानी में चली जाती इनकम टैक्स पे ही। अभी मैसेज तो यही था कि सबके लिए इनकम टैक्स बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया ना, है ना, था ना? ये वैसा ही है जैसा मुलायम सिंह जी ने कहा था कि भाई सबका 1 लाख रुपया कर्जा माफ। जब बैंक गए तो बैंक वालों ने भगाया, है ना? लेकिन तब तक चुनाव जीत चुकी थी समाजवादी पार्टी मित्र, क्या? और 5 साल शासन किया। इस बात को भी समझिए। और जो बड़ी चीजें होती हैं ना बजट की, वो ज्यादातर ब्यूरोक्रेटिक हस्तक्षेप से लिखी गढ़ी गई चीजें होती हैं, और ऑनगोइंग प्रोसेस है विकास। कोई सरकार रहे चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ, कहीं रेल लाइन बनेगी, कहीं पटरी बनेगी, कहीं स्कूल बनेगा, कहीं अस्पताल बनेगा, कहीं एयरपोर्ट बनेगा, है 50 एयरपोर्ट बन रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एयरपोर्ट बनना चुनाव का विषय नहीं हो सकता। चुनाव का विषय यही मुद्दे बनते हैं, इसलिए उसमें महिला का मामला भी महत्वपूर्ण है। राज्यों में ऐसा क्यों होता है कि महिला के नाम मकान की रजिस्ट्री कराइए त्रिपाठी जी तो छूट मिलेगी? इसीलिए रखते हैं ना कि उसका एक वोट में असर होता है। आप लोग पता नहीं किस लोक में विचरण करते हो। आनंद है, बिल्कुल लग रहा मणिकर्णिका के घाट पर अपना बिल्कुल बम बम बोले कर रहे हैं चौचक। क्या करें, कुछ तो जागृत अवस्था में रहिए। कुल मिला के मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक नफा नुकसान की बात अलग है प्रशांत जी, लेकिन देश की इतनी बड़ी आबादी को निःशुल्क अनाज बहुत समय तक नहीं दिया जाना चाहिए। वो समर्थ हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए, अन्यथा देश का संतुलन बन ही नहीं सकता। बहुत बड़ी आबादी है भाई, ये संख्या कुल आबादी के 10% से ऊपर क्यों जाए, 15% से। ये गर्व का विषय नहीं है। ये चुनाव जिताने का विषय तो हो सकता है, लेकिन गर्व का विषय नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में ये हम सबकी आंख नम करने वाला विषय है कि क्या हमारे देश में 80 करोड़ भाई बहन अभी ऐसे हैं कि जिनको अन्न सरकार न दे तो उनको जीवन धारण करना मुश्किल हो जाए। ये प्रश्न है, इस पर सबको सोचना चाहिए। धन्यवाद।